हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस नंबर तीसरा, जो कि होगा बीपीओ के मेंस एग्जाम्स का, यानी कि ग्राम पंचायत कार्य के मुख्य एग्जाम का। अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज का ये तीसरा होगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसी के जो है प्रिपरेशन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से। सूची दिया गया है, सूची को मिलान करना कुछ इस तरीके से। इसके बाद ये ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम मिलान करने वाले चीज़ों को देख लेते हैं। इस तरीके से ये सूची दिया गया है, सूची को मिलाना है। ठीक है, समितियां दी गई हैं और सुझाव किसने दिया था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या मतलब सुझाव दिया गया था। तो इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का जो है इन्होंने सुझाव दिया था। तो एक का 2 हो जाएगा। इसके बाद अशोक मेहता समिति के द्वारा क्या सुझाव दिया गया था। तो इन्होंने 2 स्तरीय पद्धति को बताया था, सुझाव दिया था, सजेशन दिया था। तो एक बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति के द्वारा बताया गया था कि स्थानीय स्वशासन पद्धति को अपनाया जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है सी का 4। और जी वी के राव समिति ने कहा था कि प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें बताई गई थी, सुझाव दिया गया था समितियों के द्वारा। बहुत सारी समितियाँ इसमें बनाई गई पंचायती चुनाव, ग्राम पंचायत के बारे में। तो उसी में से ये 4 था मुख्य, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किसने किया था। विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश जो है किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सर्वप्रथम, तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किया था। और इनकी अध्यक्षता में गठित समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। इस समिति के द्वारा जो है ऐसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा गया था। इनकी समिति जो आए थे 1957 में आया था। ठीक है, इन्होंने 1957 में समिति को जो है सिफारिश किया था। चलिए, पंचायती राज की अनुशंसा किसने किया था, इसमें से बताना। ऑप्शन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया, या फिर क्रिप्स मिशन 1942, या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के माध्यम से किया गया था। तो पंचायती राज की अनुशंसा इसमें से कौन सा आंसर से हो जाएगा। तो ऑब्वियस आंसर से क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो रिपोर्ट आई 1957 उसके माध्यम से किया गया था। ठीक है, इस समिति का गठन वर्ष जो रहा था वो 1956 रहा था। 57 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से इसमें से संबंधित नहीं है। पी वी एन राव समिति दिया गया है, एल एम सिंघवी समिति दिया गया है, अशोक मेहता समिति दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति दिया गया है। देखिए, इसमें से अगर देखा जाए तो एल एम सिंघवी समिति संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से ही। अशोक मेहता भी समिति जो है ये भी संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अभी ऊपर बात ही हुआ है, ये भी पंचायती राज से संबंध है। लेकिन पी वी एन राव समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं थे। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। मतलब अशोक मेहता समिति के द्वारा को कितने स्तरीय जो है पंचायती राज की व्यवस्था का जो है इन्होंने संस्तुति दिया था, या इन्होंने जो है उसकी सिफारिश किया था। तो अशोक मेहता समिति के माध्यम से अगर देखा जाए तो इनकी 1977 में गठन हो, तो इन्होंने द्विस्तरीय जो है पंचायती राज का गठन का जो है ना सुझाव दिया था। तो और इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव यह दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में। इन्होंने 1977 में द्विस्तरीय जो है ढांचे की संस्तुति किया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा किया गया था। अब इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा कमेटी थी जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए जो है कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए पार्ट सही है। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान के लिए जो है इन्होंने सुझाव दिया था कि संवैधानिक स्थिति दिया जाए स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए। इनकी जो अध्यक्षता में जो है 1986 में एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में जो है समिति का गठन किया गया था। और इनके माध्यम से
जो है पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराया जाए, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करा जाए तथा पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा जाए। ये सभी सिफारिश किसने किया था? एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसमें से इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना किया गया है? ठीक है, अब पंचायती राज जो व्यवस्था रखा गया संविधान में, वो कौन से भाग में कहाँ पर रखा गया, ये बातें बताना है। तो ये हो जाएगा भाग 9। इसके लिए भाग 9 रखा गया, भाग 9 में जोड़ा गया 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। और इसमें अनुच्छेद 243 जो है इसके लिए जो है पंचायती के लिए ही है। 243 से लेकर 243 वो तक। 243 बी के तहत जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय में कौन कौन सा आता है? तो ग्राम स्तर हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, ठीक है, क्षेत्र पंचायत हो गया, और इसके बाद एक आता है जिला पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है, पूरे भारत में लगभग लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भाग 9 में जोड़ा गया, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ठीक है, यह अधिनियम आया था 1992 के द्वारा। तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, और उसमें से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों को रखा गया है। तो यही तीन हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नगर पंचायत की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये चीज़ें हैं शहरी निकायों के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पे ये जो है नहीं होगा, 73वें में यही तीन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके माध्यम से, किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो देखिए जो क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे मंडल की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये अनुच्छेद 243 के सी में बातें कही गई हैं। ठीक है, 243 के तहत सी के तहत जो है ये बातें कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य किस रूप से चुने जाते हैं? ठीक है, पंचायत समिति यानी कि सेकंड स्तर पर जो पंचायत समिति है, क्षेत्र पंचायत है, उसके बारे में पूछा जाता है कि उसके सदस्य जो है कितने किस रूप में चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा ये डायरेक्ट चुने जाते हैं सदस्य जो होते हैं पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो संविधान का अनुच्छेद, तो अनुच्छेद इसमें है 243 के सी के 2 में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि पंचायत समिति के सदस्य जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। पंचायत समिति जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत जो मध्यवर्ती यानी बीच वाला हो उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तर प्रदेश में यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितने दिन पूर्व निर्वाचन कराना आवश्यक है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने दिन पहले निर्वाचन करा लेना चाहिए? तो उसको जो है 6 माह पहले निर्वाचन करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की एक महीने में सामान्यतः कितनी बैठक होती है? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक जो है सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, एक बार। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जब दो लगातार जो बैठक है उनके बीच 2 महीने का अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक आवश्यक है, और 2 लगातार बैठक के बीच 2 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ग्राम पंचायतों के निर्वाचनों का अधीक्षण जो होता है वो उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार किसके परामर्श से ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा करता है? तो राज्य सरकार जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा करते हैं। यानी कि इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ही जो है चुनाव करवाता है, उसी के परामर्श से राज्य सरकार घोषणा करती है। और उसकी परामर्श जो अधिसूचना होता है उसके द्वारा क्या लिखा जाता है कि उसमें किसी ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप निर्वाचन के लिए जो है चुनाव की घोषणा करता है। तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसी जिले में
पंचायतों के निर्वाचनों का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में पंचायतों के जो निर्वाचन होते हैं उनका पर्यवेक्षण जो करा जाता है वो जिला अधिकारी करता है। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन करेगा? जिला अधिकारी करेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रधान को हटाया जा सकता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ग्राम सभा की ऐसी बैठक में जो प्रधान को हटाने के लिए विशेष रूप से बुलाई जाती है और जिसकी कम से कम 15 दिन की सूचना दी जाएगी, तभी जो है ग्राम सभा के प्रधान को जो है हटाया जा सकता है। ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य उसमें 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से कृत्य का जो है संपादन ग्राम पंचायत करती है? कौन से कृत्य का संपादन ग्राम पंचायत इनमें से करेगी? ठीक है, पहला है कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति। दूसरा इसमें दिया गया है बंजर भूमि और चरागाह भूमि। तीसरा दिया गया है भूमि चकबंदी में सहायता करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें से क्या सही है? जो पंचायत ग्राम पंचायत के कार्य इनमें से हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत जो है इसमें से कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति से संबंधित कार्य करती है। बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास करना भी इसका कृत्य के अंतर्गत आता है। भूमि चकबंदी में सहायता करना भी होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट उपरोक्त सभी। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण होने चाहिए? देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो विधेयक है उसके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33%, ठीक है, आरक्षण अनिवार्य है, 1/3 जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम कहते हैं पंचायत समिति। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, इसके सदस्य जो होते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो सदस्य बनते हैं वो अपना एक अध्यक्ष चुनता है उनमें से। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण निकायों में धनराशि के बंटवारे का अनुपात क्या होगा? तो 5वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली जो धनराशि है का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य क्रमशः कितना कितना होता है? तो 15:15:17 के अनुपात में था। ये 5वें के अनुसार है, तो 15:15:70 के अनुपात में था। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पंचायत सचिव की होगी या फिर एलईओ का होगा या फिर एनआरएलएम का होगा या फिर रोजगार सेवक का होगा? तो देखिए, पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी होती है ये किसका होता है? तो ये पंचायत सचिव की होगी। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। असत्य विकल्प इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा गलत है? गलत विकल्प बताना है और उसमें बताना है कि उसमें ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना के संबंध में। तो पहला है राज्य पंचायती राज पोर्टल एवं जनपद की सरकारी वेबसाइट पर सूचना अंकित की जाएगी। दूसरा है सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा सूचना पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा है पंचायत सचिव द्वारा सूचना पंचायत भवनों के स्कूलों में प्रकाशित किया जाएगा। चौथा है जन सामान्य को सूचना विज्ञापन द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें जन सामान्य नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। तो यही हो जाएगा डी पार्ट इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत उचित वातावरण निर्माण हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, इसमें से बताना है ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत जो है उचित वातावरण निर्माण के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें किया जाता है प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश के माध्यम से करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, जो ये उचित वातावरण के निर्माण के राज्य स्तरीय जो कार्यशाला का आयोजन है ये प्रमुख सचिव होता है पंचायती राज उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो वो करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। ग्राम सभा विकास योजना के कार्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा? तो ग्राम सभा विकास योजना के जो को अंतिम रूप देने के पूर्व योजना का जो है ड्राफ्ट ग्राम सभा के समक्ष चर्चा एवं अनुमोदन के लिए रखा जाता है और ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात कार्यों को जो है 2 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी में क्या होती है? ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं और दूसरी श्रेणी में वह कार्य होंगे जो ब्लॉक
पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए गए हैं। तो इस तरीके से दो श्रेणियों में जो है विभाजित किया जाता है या दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, इसको याद रखिएगा, दो भागों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है, फुट वाइज दिया गया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया 50,000 रुपये तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। दूसरा दिया गया 50,000 तक की कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। तीसरा दिया गया 50,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये तक की कार्य योजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और चौथा दिया गया 5 लाख रुपए से ऊपर की कार्य योजना जो होगा उसका अनुमोदन जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब इसमें से बताना है कौन सा इसमें से सही विकल्प है। ठीक है, इन चारों में से, तो इन चारों में से कौन सही है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये चारों सही रूप से लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें इधर उधर घटा बढ़ा के आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। उपयुक्त तो सभी सही है, ये सभी सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश द्वारा कितने बजट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का बजट जो था वो था 6.9 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा प्लास्टिक मैनेजमेंट हेतु व्यय का जितना लक्ष्य रखा गया है, व्यय का कितना लक्ष्य रखा गया ये बताना है। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण योजना है उसके अंतर्गत 2023-24 में अगर देखा जाए तो 6 लाख से अधिक जो है व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण और विकास खंडों में जो है प्लास्टिक मैनेजमेंट हेतु 2,288 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, 2,288 करोड़ हो जाएगा, 2,288 याद रखिएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में व्यय का प्रावधान है, कितना प्रावधान रखा गया है। ठीक है, व्यय, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में कितना व्यय का प्रावधान रखा गया है। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को जो है प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 85 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा, 85 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट करेक्ट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये जो संबंधित है, ये गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी विस्तार के साथ ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस का विस्तार के लिए जो है कार्यान्वयन के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, और बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपए का भी जो है प्रस्ताव किया गया है। तो इसलिए 2023-24 के तहत जो है ये चर्चित आ गया है, इसलिए याद रखिएगा ई गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार यानी कि कुटुंब, परिवार रजिस्टर के क्या लाभ हैं, अब बताना है। परिवार रजिस्टर आपको पढ़ना है। परिवार रजिस्टर के लाभ में अगर हम देखेंगे तो सरकारी योजनाओं का लाभ जो है बैंक के किसी मृतक का पैसा निकालने में, राशन कार्ड में नाम कटवाने और जुड़वाने आदि में जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली कब बनाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली जो बनी थी ये 1976 में बना था। तो आंसर ए पार्ट सही है। जो ये लागू कब हुआ, तो ये 1977 को लागू हुआ था। ठीक है, 1977 को उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। लेकिन बनाया गया था कब, तो बनाया गया था 1977 में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो ग्राम पंचायत में कौन सी योजना है इनमें से है। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो इनमें से मनरेगा आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इंदिरा आवास योजना आता है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान आता है। ये सभी योजनाएं जो है इससे संबंधित है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना इनमें से क्या है। तो भारत में अगर देखा जाए तो जो गारंटी देती है रोजगार की, उस योजना का नाम है मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। तो मनरेगा इसका करेक्ट आंसर है, ए पार्ट सही है। ये कब लागू हुआ था, तो ये जो है 2 अक्टूबर 2009 को विधान के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। मनरेगा मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू किया जाता है, अगला प्रश्न है। तो मनरेगा जो है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, मनरेगा जो है मुख्य रूप से ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो ग्राम पंचायतों के द्वारा लागू किया जाता है।
तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यानी कि गोकुल ग्राम योजना कौन से राज्य में चलाया गया था। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, जो गोकुल ग्राम योजना है ये गुजरात के कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा लागू किया है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है। देखिए राजस्थान में जो जीवन धारा का योजना का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 37 का बी आंसर इसका सही हो जाएगा, सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, आंसर क्या है, बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब किया गया था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 38 का डी है। तो कृषि अनुसंधान के लिए जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया था, और यह किया गया था 1988 को, 8 मई 1988 को इसकी स्थापना झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया था, झांसी में किया गया था। ठीक है, इसे कृषि वानिकी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च उपज विविधता कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। उच्च उपज विविधता कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1966 टू 67 में जो है इस कार्यक्रम को जो है शुरुआत किया गया था, और ये खरीफ फसल में जो है उच्च उपज से संबंधित था। तो आंसर इसका बी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण, इसको NATP कहा जाता है, पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वो कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये विश्व बैंक के द्वारा होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक पोषित है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होता है, जो कि कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों को व्यापक रूप से पहचानने और बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरुआत किया गया था जो है 41 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1999 टू 2000 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। इनमें से हरित क्रांति का घटक की बात करना है, इसमें से कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, तो ये अगर देखा जाए तो ये जो है इसके तहत नहीं आता। ठीक है, सॉरी, ये घटक नहीं, इसमें बताना घटक कौन सा इनमें से नहीं है। तो इसमें से घटक जो है ये घटक तो है। ठीक है, कौन सा, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग किया गया हरित क्रांति में, तभी सबसे ज़्यादा फसल जो है पैदा हुई। अनाज कुछ उन्नत सिंचाई इसमें प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तभी हरित क्रांति आई। बाकी काटना और जलाना ये दोनों काम इसके तहत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 42 का डी। ठीक है, काटना और जलाना क्या है, हरित क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो घटक थे उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशक और अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग करना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घटक नहीं है ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे उनका नाम बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करेंगे, इसमें से देखिए दिया गया ऑप्शन जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। इनमें से को बताना कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे। तो वो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसके क्या थे, 5 अन्य संगठक जो है कार्यक्रम थे। इसकी अगर हम बात करेंगे तो समन्वित रूप से शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1999 को यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और इस योजना में लगभग 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस योजना को जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन बताना है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। संत विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या श्रीमन नारायण। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा संत विनोबा भावे। ठीक है, 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था भूदान आंदोलन। इसमें क्या था, यह आंदोलन जो था भूमि सुधार के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है,
गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम है तो क्या करना चाहिए। देखिए इसमें जो होता है काम, अब गांव में मृत पशुओं के द्वारा जो प्रदूषण होता है इससे रोकथाम के लिए निम्न उपाय होता है, जिससे कि चमड़ा उतार कर मृत पशुओं को गड्ढे में जो है दबाना, ये काम कर सकते हैं। चमड़ा उतार कर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर जो है डालकर हो सकता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी यानी कि गिद्ध हो गए, चील हो गए, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही इसका जो है उपयोग कर लिया जाए तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके रोकथाम इस तरीके से कर सकते हैं, डी पार्ट सही है, उपयुक्त सभी। गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए किस दिशा जंगल यानी कि मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु करने चाहिए। एक गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल जो है, दिशा जंगल मतलब मानव मल जो होता है, शौचालय तरीके से जान सकते हैं। इसके त्यागने के लिए महात्मा गांधी के अनुसार पाखाना फिरने के लिए जो है गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में एक पुस्तिका में लिखा था कि स्वास्थ्य के बारे में सामान्य ज्ञान, जिसमें उन्होंने लिखा था शौचालय, गंदे खुले स्थान और संकरी गलियां और मूत्रालय वायु को प्रदूषित करने के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था कि खुले में शौच के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और मल को खोदी हुई मिट्टी से ढक देना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों गांव से दूर और महात्मा गांधी जी के अनुसार ये सारे काम करना चाहिए, तो सी पार्ट इसका सही है। गांव में कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता था, रोकने का उपाय क्या करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, गांव में कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय क्या करना चाहिए। तो यहाँ उपाय बताना क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए गांव में क्या है, यदा कदा लाल दवा यानी जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बाकी और सब ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट एक जो है ऑक्सीकरण अपकर्मक होता है, इसका प्रयोग जो है पानी पीने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को क्या मिलता है। तो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत जो स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, और इसमें अगर देखा जाए तो लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, खाद्य तेल सभी मिलता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी पदार्थ। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु जो है केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया। तो स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2002 को। ठीक है, 25 दिसंबर सन 2002 को स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। इस योजना में 90% केंद्र का रहता था और 10% राशि जो है प्रबंध संबंधित पंचायत या लाभार्थी समूह के द्वारा किया था खर्चा। सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था और कब लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में जो है मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही है। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित है। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए पार्ट, लखनऊ में स्थापित है। 1982 में इसकी स्थापना किया गया था और 1994 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया। प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं। ठीक है, प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा सी पार्ट। टोटल कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, शक्तिनगर, चित्रकूट, कपिलवस्तु, मिर्जापुर और कुशीनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार न्यूनतम कितने क्षेत्र में निजी विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जा सकता है। तो न्यूनतम की अगर बात करेगा तो वो है 25 एकड़, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 एकड़ तक जो है निजी विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जा सकता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल समझा जा सकता है इसमें से। तो भारत में भूमि सुधार की सफलता किसी एक कार्यक्रम के आधार पर न होकर कई कार्यक्रमों का सम्मिलित रूप है, जिसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, भूमिहीनों को भूमि वितरण हो गया, चकबंदी एवं किराएदारी कानूनों में सुधार आदि सारे सम्मिलित हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कोई एक लागू नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त बैठता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सभी लागू हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं चलाया गया। ठीक है,
ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1977-78 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर प्रतिकूल वायु परिस्थितियों के प्रभाव को जो है कम करने के लिए ये नियंत्रित करने के लिए जो है चलाया गया था। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कार्यक्रम देश के 7 राज्यों में जो है संचालित हो रहा है। उसमें आता है आपका गुजरात हो गया, ठीक है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और राजस्थान है। तो आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया? तो ग्राम सभा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का अगर हम बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के बी में ग्राम सभा से संबंधित चीजें हैं, परिभाषा दिया गया है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय और सबसे बड़ा निकाय कौन सा है? तो यही हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन होता है? तो ग्राम सभा का चुनाव सर्वोच्च प्रतिनिधि जो होता है वो सरपंच होता है या प्रधान होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारियां क्या हैं? तो ग्राम पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारियों की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें से गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना, सड़कों के निर्माण कराना और मरम्मत का कार्य करना, ये सभी जो है प्रधानों के काम है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारियां हैं। गांव में जन्म, मृत्यु और विवाह का रिकॉर्ड रखना, यह भी जो है जिम्मेदारी है। स्वच्छता, पेयजल की सुविधाएं प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की देखभाल करना, ये भी जो है क्या है, जिम्मेदारी है गाँव की। शिक्षा प्रदान करना गांव के प्रधान की जिम्मेदारी है। ठीक, कृषि एवं पशुपालन हेतु विकास योजनाएं क्रियान्वित करना भी गांव के प्रधान की जिम्मेदारी है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। वर्तमान में सरकार ने पंचायत सेवक के नाम को बदलकर क्या कर दिया? तो पंचायत सेवक का नाम अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, भूमि की पैमाइश यानी नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो भूमि की पैमाइश का विभाग जो होता है ये राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो इसमें किसानों से जो वसूल किया था टैक्स, उस टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो है लगान। ठीक है, लगान हो जाएगा। आंसर ए पार्ट है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो खसरा खतौनी ऑब्वियसली इसमें से अगर देखा जाए तो पटवारी या फिर इसको लेखपाल कहते हैं। तो लेखपाल या पटवारी तैयार करता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि 65 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होती है जब उसे जरीब के द्वारा मापते हैं। जरीब एक पैमाना है, ठीक है, जो कि एक जंजीर होता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में प्राचीन समय कृषि खेत के मापन के लिए जो है जंजीर का प्रयोग किया जाता है और इसे ही जरीब कहते थे। ठीक है, ये जरीब जो होता है 55 गेज या फिर 20 नाट के बराबर होता है। ठीक है, एक जरीब के एक वर्ग को जो है 1 बीघा कहा जाता है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न जो होगा आपका कंप्यूटर से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है इनमें से? तो सबसे अधिक की अगर बात करें तो है ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है, माउस भी है। लेकिन इनमें से सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो है माउस। माउस सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन है तीनों इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सबसे अधिक कौन सी है? माउस। और इसमें अगर अन्य की बात करेंगे, अन्य उदाहरण तो माइक्रोफोन्स भी इनपुट डिवाइस हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, कैमरा हो गया, सभी जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्त है? इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा डिजिटल कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, डिजिटल कैमरा क्या होगा? आउटपुट डिवाइस हो गया। सॉरी, इसमें डिजिटल कैमरा ने इसमें कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है बताना। ठीक है, नहीं पर जरूर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो नहीं में देखेंगे तो डिजिटल कैमरा नहीं है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। बाकी सारे आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्पाद पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो जो प्रिंटर लाइन का जो इसे पैटर्न होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है बार कोड। क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो वो बटन कौन सा होता है? तो वो होता है बैक स्पेस बटन। आंसर ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न, याहू, गूगल व एमएसएन क्या है? याहू, गूगल व एमएसएन की अगर हम बात करेंगे तो तीनों इंटरनेट सर्च इंजन है। तो आंसर ए पार्ट सी। ठीक है,
अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट की अगर हम बात करेंगे, इंटरनेट क्या होता है, 71 का क्या आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट जो होता है वो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का क्या है, तंत्र है। और यह है संपूर्ण विश्व में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से कंप्यूटर विश्व के किसी भी अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का क्या है, जाल है। वेब अस्तित्व में कब आया, वेब कहाँ पर, मतलब किस देश में सबसे पहले वेब जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो अमेरिका में, आंसर ए पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो ये क्या है। तो किसी डोमेन नेम के आखिर में अगर ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये आपका अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है, ये समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ आंसर शैक्षिक से edu शैक्षिक से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। तो ये अगर लिखा है तो अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था का वेबसाइट है। इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन हाईवे 74 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का नाम क्या है, तो उसका नाम है TCP/IP, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। दो सेट होता है जो कि TCP क्या कहता है, डाटा प्रवाह नियंत्रित करता है, और विश्वसनीय जो है सेवा प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब के अंतर्गत आने वाला एक विकल्प नहीं है। होम टैब, होम टैब की अगर बात में MS वर्ड के होम टैब विकल्प में अगर देखा जाए तो इसमें से टेबल शामिल नहीं होता, ठीक है। होम टैब बाकी स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट, ये सभी जो है MS वर्ड के होम टैब में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा इसमें से नहीं है, तो इसमें से जो एक सेवा नहीं वो है ईथरनेट, ठीक है। ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और FTP, ये तीनों इंटरनेट द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, लेकिन ईथरनेट जो होता है, ईथरनेट जो होता है इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं होती। ये एक जो है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क तकनीक होती है, जिसका उपयोग विभिन्न कंप्यूटर को एक नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, ठीक, ताकि डाटा का आदान प्रदान हो सके। तो ये काम करता है ईथरनेट, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। MS एक्सेल शीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने यानी कि करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है इसमें से शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो MS एक्सेल शीट में अगर कोई चीज़ एडिट करना है उसको वापस पहले की तरह करना है तो उसके लिए हम Ctrl+Z शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, Ctrl+Z। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके अन्य की अगर हम बात करें तो Ctrl+S जो दिया गया है ये सेव करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। Ctrl+V जो है पेस्ट करने के लिए, जो चीज़ें हैं पेस्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद Ctrl+Y जो है इसको रीडू करने के लिए, पुनः कोई भी क्रिया है अंतिम क्रिया जो है उसको पुनः दोबारा लाने के लिए दबाते हैं, क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ईमेल फॉरवर्डिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो पहला दिया गया है कि ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है, बिल्कुल सही है, ये जो ऑप्शन है सही है, ठीक है। दूसरा है ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब पहला सही है तो ये गलत हो जाएगा, हमें गलत वाला बताना था तो दूसरा ही गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना, मौजूदा मैसेज को एडिट करना संभव है, बिल्कुल संभव है। चौथा है ईमेल फॉरवर्ड करते समय बहुत से प्राप्तकर्ताओं को एक साथ फॉरवर्ड करना संभव, तो ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन बी है, तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से नहीं होता। प्रिंट प्रीव्यू जब आप क्लिक करेंगे MS वर्ड 2007 में तो उसमें प्रिंट, जूम, पेज सेटअप, क्विक प्रिंट ये सभी होंगे, लेकिन क्विक प्रिंट उसमें नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्विक प्रिंट नहीं होता उसमें, क्विक प्रिंट जो है क्या है नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताना है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये पड़ता है उन्नाव जिला में, उन्नाव जिला में बंथर स्थान है, वहाँ पर जो है ये पार्क स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उन्नाव जिला। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत 1995 में किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। IIBR लखनऊ, IIPR कानपुर,
IVRI इज्जत नगर, IGFRI झांसी, ये सब क्या है? अब इनके फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। IIVR की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो इसमें कहा गया है कि लखनऊ में है, जो कि गलत है। ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। तो गलत वाला ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। लेकिन IIPR का मतलब, IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, यानी कि दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में हो जाएगा। तीसरा है IVRI, ये इज्जत नगर में है। ये क्या है? तो ये है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहते हैं। फिर चौथा IGFRI मतलब कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? झांसी में। तो बाकी सारे सही हैं, ए पार्ट गलत था, तो ए पार्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोटे का आकार कहाँ होता है? लखनऊ वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताला अलीगढ़, बेत व छड़िया वाराणसी, कहाँ पर बनता है? वाराणसी। इसमें से बताना कि कौन सा गलत है, तो गलत यही डी पार्ट है। बेत एवं छड़िया वाराणसी में नहीं बनता। बेत एवं छड़ियों का निर्माण बरेली जिला में करता है, ठीक है। बरेली जिला सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली जिला में बेत एवं छड़ियाँ बनाई जाती है। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मथुरा में होता है। ताला का निर्माण अलीगढ़ प्रसिद्ध है। बाकी सारे सही हैं, चौथा पार्ट गलत है, चौथा हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया मेला और जनपद। देवी पाटन का मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है बलरामपुर जिले में। कामपिल्य का मेला कहाँ लगता है? तो कामपिल्य का मेला फर्रुखाबाद जिला में लगता है। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो ये आगरा में लगता है। और ददरी मेला बलिया में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। आंसर इसका सी पार्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजात कहाँ रहती है? बुक्सा या भोक्सा जनजात जो है प्रदेश के बिजनौर जिले में ये निवास करती हैं, तो आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो टोटल उत्तर प्रदेश में मुख्य जो जलवायु क्षेत्र हैं वो हैं टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे स्थान पर आता है। तो पहला कौन सा है? पहला है राजस्थान, दूसरा आएगा मध्य प्रदेश, तीसरा इसमें आता है महाराष्ट्र, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का नंबर आता है चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? इसमें से तो आगरा में इस जन्मे व्यक्ति इसमें से थे मीर तकी मीर, जिसने खुदा ए सुखन मोहम्मद तक इनका नाम था, और मिर्जा गालिब, ये दोनों का जन्म जो है आगरा में हुआ था, ठीक है। तो ए और डी इसमें दोनों सही है, ठीक है। ए और डी दोनों सही हैं। बाकी अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा जिला पटियाली गांव, ठीक है। और फिराक यानी फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस है, और गोरखपुर में इनका ये पैदा हुए थे। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए और डी दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है? तो राजकीय ललित कला अकादमी जो है ये लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल मैंने बुक पूरी कराई हुई है, आप चैनल पर जाइए, उसको जरूर देखिएगा। आपके लिए मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायती राज और कंप्यूटर ये सभी मैंने करवाया है, उस मैराथन को आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन उसे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे ज़बरदस्त है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? इनमें से तो उनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। कब बनी थी? 1963 से लेकर 1967 तक थी, तो डेट भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बताना हमें सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में कौन सा उत्पाद होता है? इसमें से दिया गया है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, जो कि गलत है, ठीक है। क्या है? ए पार्ट गलत है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प का जो ये उत्पाद होता है, ये सहारनपुर में ज़्यादा होता है, ठीक है। सहारनपुर में निर्माण होता है, तो ये पार्ट हो जाएगा गलत। खुर्जा मृत्तिका शिल्प का उत्पाद से संबंधित है। मेरठ खेलकूद के सामान बनाए जाते हैं। जलेसर में घंटियाँ बनाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। गलत वाला ऑप्शन आपका ए पार्ट ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया था? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन जो होता है हर साल होता है, आषाढ़ मास में होता है, मतलब कि बरसात के महीने में पूर्णिमा के दिन होता है, गुरु पूर्णिमा होता है, और यह मथुरा जिला में होता है, मथुरा जिला के गोवर्धन में, ठीक है। गोवर्धन याद रखिएगा, सी पार्ट इसका सही है। अगर गोवर्धन नहीं मिलेगा तो मथुरा मिलेगा।
अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है, जिला दिया गया है, उत्पाद दिया गया है। अलीगढ़, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तो अलीगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ताला का निर्माण होता है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और टांडा में विद्युत करघा के उत्पाद हैं। तो इस तरीके से ये मिलान करने के लिए आ जाता है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं इनमें से? पश्चिम बिहार दिया गया, समस्तपुर रायबरेली में है, और नवाबगंज इलाहाबाद में दिया गया है, जो कि गलत है। नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है ये उन्नाव जिले में है, जो कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर अभी हो गया है, तो उन्नाव जिले में पड़ता है। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया इसका नाम बदलकर। बाकी बखीरा, संत कबीर नगर, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो ये खोला गया था इलाहाबाद में, प्रयागराज। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरथ नाम दिया गया है, किसको नाम दिया गया है? तो जनरथ जो है ये नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। आंसर डी पार्ट करेक्ट। 2023 जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी मोपा का नाम बदलकर परिवर्तित करके निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था? तो ये नाम रखा गया अभी मनोहर पार्रिकर के नाम पर। ठीक है, मनोहर पार्रिकर के नाम पर रख दिया गया है। मनोहर पार्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया नाम। ताड़ के पत्तों से सृजित पांडुलिपि के विश्व के प्रथम संग्रहालय के बारे में सही कथन बताना है। पहला है, जनवरी 2023 में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इस संग्रहालय को स्थापित किया गया। ठीक है, इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों का पराजित करने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। तीसरा है, यह संग्रहालय 300 साल पुरानी इमारत में स्थित है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। 99। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो विश्व का प्रथम जो संग्रहालय बना है ताड़ के पत्तों से किया हुआ, तो उसके बारे में तीनों कथन सही है। तो आंसर है डी पार्ट, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में लगभग 10,000 नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई को पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है? वो कौन सा जिला है? तो उस जिले का नाम बताना है। तो वो जिला है एर्नाकुलम, जो कि ये पड़ता है केरल राज्य में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये अभी 10,000 एमएसएमई को पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।